Hello, everybody. I am thrilled, privileged, and honored to have with me former Pakistan captain Amir Sohail with me. Amir भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मुझे इस चैट पे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज यार के ये थोड़ा सा डिले हुआ है। आप मुझे काफी देर से कह रहे थे, बट कुछ चीजें एड्रेस करने वाली थी। आई एम सो सॉरी कि आपको जल्दी टाइम नहीं दे पाया। नो नो वरीज आमिर भाई। आमिर भाई, हिंदुस्तान में हमें याद है कि आप हमारे स्क्रीन्स पे आए एक ड्रामेटिक तरीके में अक्टूबर 91 में शारजा में। जब आप आते ही आपने 91 मारा और आपने और जाहिद फजल ने एक बढ़िया पार्टनरशिप किया था। वो सब हमारे जहन में अभी भी छपा हुआ है। जो जिन जिन लोगों ने तब क्रिकेट फॉलो कर रहे थे उन सब के जहन में छपा हुआ है। आपको क्या यादें हैं आपकी ड्रामेटिक एंट्री की, एटलीस्ट इन इंडियन माइंडसेट? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा जो डेब्यू हुआ था दैट वाज इन 1990 अगेंस्ट श्रीलंका, शारजा में। तो आई स्कोर्ड फ्यू रन्स। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था। आई थिंक आई स्कोर्ड 37 रन्स ऑन माय डेब्यू। और उसके बाद हमारा टूर हुआ श्रीलंका का, वेयर आई वाज द बेस्ट परफॉर्मर। वापस आए, हमारा एक टूर्नामेंट होता था वेल्स कप, उसमें भी मैंने परफॉर्म किया एंड आई वाज सरप्राइजिंगली ड्रॉप फ्रॉम द शारजा कप, जिसकी क्या बात कर रहे हो 91। तो उस दौरान हमारा जो था वेल्स कप, सुपर वेल्स कप का फाइनल था इन दिल्ली। सो आई स्कोर्ड अ बिग 100 देयर। तो वहां पे सनी भाई ने पूछना शुरू किया कि ये लड़का क्यों नहीं है पाकिस्तान टीम में। तो उनको बताया गया कि यू नो ही इज बीन परफॉर्मिंग वेल। तो फिर सनी भाई ने कहा कि लेट मी स्पीक टू इमरान खान। मैं कल परसों वहां पे जा रहा हूँ, तो I'll स्पीक टू हिम। तो उन्होंने मेरा ख्याल है बात की होगी या की होगी। 2-3 मैचों के बाद हमें एज ए री इन्फोर्समेंट बुलाया गया। और मुझे वो मैच आज भी याद है कि हम लोग सारी रात ट्रेवल करके, उस वक्त डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम लाहौर नहीं थी टू शारजा और दुबई। सो हम लोग कराची पहुंचे। कराची से हमने फ्लाइट ली, सुबह 5 बजे होटल में चेक इन किया, 8 सवा 8 बजे हमें ग्राउंड पहुंचना था। तो वी वर शैटर्ड। बट ये था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एंड अगेंस्ट इंडिया, और बड़ा मस्ट विन मैच था पाकिस्तान के लिए। तो वो थोड़ी सी जो जो डिटर्मिनेशन थी वो सारे सिनारियों की वजह से बढ़ी। और वो जो पार्टनरशिप हुई वो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हुई। जिसकी खुशी होती है कि आपकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो अगर रिलेट करें सक्सेस में, तो वो परफॉर्मेंस जो आपको डबल खुशी देती है। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दौर आया आपके करियर का, जब था वो 92 वर्ल्ड कप। और मेरे ख्याल से आपने इसके बारे में काफी जगह पे भी बात की है। वो 92 वर्ल्ड कप इतने सारे हार्डशिप्स के बावजूद वो पाकिस्तान टीम जीत पाई, और जो बेहतर टीम्स थी वो नहीं जीत पाई। आपके हिसाब से क्या मेजर डिफरेंस था? देखिए, आप एक चीज कहें कि वी वर एक्चुअली लकी कि हम लोग जो है वो फाइनली जो है वो हमारा जो है एक कॉम्बिनेशन बन गया। और कॉम्बिनेशन जो अगर आप देखें कि हम लोग जो मैचेस हार रहे थे, तो उसमें यह था कि एक चीज बहुत कॉमन थी कि हम ऊपर से तो अच्छा कर लेते थे बॉलिंग वाइज, लेकिन हमारी हमारी टीम के खिलाफ नंबर 6 और नंबर 7 में आके जो है वो स्कोर किया, और जो पोजीशन हमारे हक में थी वो चेंज कर देते थे। तो जो जो हमने अच्छा करना शुरू किया कि जो नंबर 7 और नंबर 6 वाले बैट्समैन थे, हमने उनको कंट्रोल करना शुरू किया। उसके बाद एक टीम का कॉम्बिनेशन बना और टीम आगे बढ़ती गई। और वो जो सारा टर्न अराउंड हमारा बना, वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था, उससे सारी टीम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। और उससे ये था कि एक बिलीफ इंस्टिल हुआ। और उसके साथ साथ जावेद मियांदाद बहुत अल्लाह कप्तानी कर रहे थे। इमरान खान जो है वो ऑल्दो 100% फिट नहीं थे, लेकिन वो बैट और थोड़ी बहुत मीडियम पेस बॉलिंग करके जो है वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर आप सारा वर्ल्ड कप देखें, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो थे वो जावेद मियांदाद थे। इसमें वो आपको साफ नजर आता है कि हर मैच में उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किया। लेकिन उसके साथ साथ सब लोगों ने क्रंच मोमेंट के ऊपर किसी ना किसी ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी जो ट्रांसलेट हुई विक्ट्री में, और इन द एंड जो है वो हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। सो ये आप ये भी कहेंगे कि उसमें लक एलिमेंट भी था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कुछ टीमें जो डिजर्व कर रही थी टू बी इन द फाइनल्स वो नहीं आ सकी। वो उन्होंने मेरा ख्याल है बहुत जल्दी पीक किया, और जब क्रंच टाइम आया तो फिर वो ऑफ द बॉल चले गए, और पाकिस्तान टीम ने लेट जो है
वो सर्च की और उसका उनको फायदा हुआ कि एक शॉर्ट पीरियड में जितने भी गेम्स आए वो पाकिस्तान ने जीते और वर्ल्ड कप जीत गया। और आप भी उस टीम में, मतलब 90 में आपने डेब्यू किया, बट 91 एंड तक आपका भी जगह पक्का नहीं था टीम में। तो वो टीम कॉम्बिनेशन जो आप बता रहे हैं वो आखिरी में जाके बना है, बिकॉज काफी प्लेयर्स थे जो उसके बाद नहीं खेले या उसके पहले नहीं खेले, उस वर्ल्ड कप के पहले। क्या मैं सही हूँ मानने में? देखिए एक्चुअली हमारा मसला ये था कि बैटिंग लाइनअप का पाकिस्तान को हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। जब भी आप जाते हैं फॉरेन टूर्स के ऊपर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया या जब आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो बैटिंग का आपको मसला रहा है। ओवर द इयर्स अगर आप देखें कि पाकिस्तान के पास सेटल्ड ओपनर्स नहीं आए, एक सीरीज में कोई होता था, दूसरी में कोई होता था, और वर्ल्ड कप में भी देखिए कि आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। मेरे हम्म। साथ मुझे याद है रमीज ने भी ओपन की, मेरे साथ जाहिद फजल ने भी ओपन की, मेरे साथ इंजमाम ने भी ओपन की, एंड देन सेंस फाइनली प्रिवेल्ड कि यार ये ऑस्ट्रेलिया में रेगुलर ओपनर ही काम करेगा। सो जब आपने अपनी सारे तजर्बात करने के बाद यू केम बैक टू द बेसिक्स, जब आप बेसिक्स के ऊपर आकर जाके जो है वो आपका जो है वो काम अच्छा होना शुरू हुआ। तो आई थिंक अभी तक भी हम लोगों ने लेसन लर्न नहीं किया कि हमने बैट्समैनों को ग्रूम किस तरह करना। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग अब जरा सोचना शुरू करें कि हमने बैट्समैनों को किस तरह ग्रूम करना है, और जो कंटेम्प्रेरी डिमांड ऑफ द गेम है उसके मुताबिक हम लोगों ने क्या करना है। और हमारे लिए जो जो बहुत बड़ा चैलेंज होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, वो ये है कि हम लोग आज तक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत सके आज तक। सो आई थिंक जब आप इसको फॉरमोस्ट करके अपनी प्लानिंग करनी शुरू करोगे तो आपको चीजें बेहतर होती नजर आनी शुरू होंगी। आमिर भाई ये बताइए, ये एक लेजेंड है, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू, कि आपने इयन बॉथम से कहा जब वो आउट हुए वर्ल्ड कप फाइनल में कि आप अपने मदर इन लॉ को ही भेज दीजिए बैटिंग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक एक बयान दिया था मदर इन लॉ के बारे में। क्या ये सही है? देखिए मैं आपको ये सारी स्टोरी बताता हूँ कि आई वाज ह्यूज फैन ऑफ इयन बोथम। जब हम लोग वी वर ग्रोइंग अप और क्रिकेट का नया नया शौक पड़ा, तो उस वक्त चार बहुत बड़े नाम थे उसमें: रिचर्ड हेडली, इमरान खान, कपिल देव, इयन बोथम। दे वर द मैच विनर्स। और इनको देखने का आपको बहुत शौक होता था। और उस वक्त आपको पता है ना सैटेलाइट टीवी होता था, ना लाइव क्रिकेट आपको मिलती थी। किसी अगर और मुल्क में मैचेस हो रहे हैं, आप हाइलाइट्स के ऊपर डिपेंड करते थे। तो फिर आप अपने कजिन्स और दोस्तों को कहते थे बाहर से कि आपको वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजे, और आप बड़े शौक से देखा करते थे। और आप उनको एडमायर करते थे। और जब एक बंदा इतना बड़ा नाम हो और इस तरह की किताब लिखे, तो वो डिसअपॉइंटमेंट थी, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। अ, जो भी उन्होंने वर्ल्ड कप में मैंने कहा वो तो अलग बात है, बट आई रिमेम्बर इन 96 हम लोग सीरीज खेल रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उस वक्त मेरा हाथ कास्ट में था, मेरा स्केफोल्ड फ्रैक्चर हुआ था, मैं मैच नहीं खेल रहा था। तो इन बोथम जो थे वो मेरा ख्याल है पिच रिपोर्ट करने के लिए आए हुए थे, और मैं भी वहां पे खड़ा हुआ था। आई वेंट अप टू हिम, आई शुक हैंड्स, और मैंने उन्हें कहा कि आई अपोलोजाइज अगर आप हर्ट हुए हैं। लेकिन मैंने उन्हें ये भी कहा कि आप इतना बड़ा नाम है क्रिकेट के, और अगर आप किसी के मुल्क के बारे में ये बात लिखेंगे तो वो पिंच तो जरूर करेगी। तो ही सेड कि आमिर, आई हैव अ स्टोरी टू टेल एज वेल, तो लेट्स मीट आफ्टर द गेम इन द इवनिंग और डिस्कस करेंगे। तो जब उनके साथ डिस्कशन शुरू हुई तो उन्होंने कहा, देखो यार, मैं जब पहला अपना टूर किया तो मैं फ्लैम्बॉयंट था, आई वुड लाइक टू टीम अप विद लाइफ, एक्सप्लोर कल्चर्स और ये वो। हम जब पाकिस्तान पहुंचे तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आपका कल्चर टोटली डिफरेंट था। तो we were kind of stuck in the hotel। और उसके बाद विकेट्स इतनी ज्यादा डेड थी कि क्रिकेट वाज बोरिंग, एंड हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, मेरे लिए वो वाला टूर। तो इसी वजह से मैंने वो उस किताब में लिखा। मैंने कहा यार, आप अपना ये वाला एक्सपीरियंस जो है आप बंद कमरे में रह के लिख रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। आप नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आओ तो आप जरा लोगों के साथ मिंगल करो, लोगों के साथ एसोसिएट करो, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान इज नॉट अ प्लेस जो आपके दिमाग में वो चीज आई हुई है। हम्म। सो फिर वो जब पाकिस्तान आए 99 में, तो जब उन्होंने लोगों के साथ मिंगल करना शुरू किया तो ही रियलाइज कि यार ये तो टोटली डिफरेंट जगह है।
हमें तो एम रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। यहाँ पे तो ये ना लोग आर वेरी वेलकमिंग, वेरी फोर्थ कमिंग, उसके बाद बड़े हॉस्पिटेबल है। तो आपको याद होगा फिर उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को बुलाया था। तो आई थिंक ये वाली चीजें जो है ये ठीक है कि आपका कोई अगर बैड एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन आप पूरी पूरी नेशन को और पूरी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। तो आई आई एम ग्लैड दैट ही रियलाइज कि उनका जो लव्स है वो पिंच भी कर सकता है। सो बेसिकली मेरे साथ भी यही हुआ था कि एक एक बंदा है जिसको आप एक यू नो एक बड़ी हाईएस्ट प्लेस पे रखते हो और इस तरह की कोई उससे बात हो जाए तो फिर दुख तो होता है, लेकिन आई एम ग्लैड इट वाज क्लैरिफाइड और थिंग्स हैव मूव्ड ऑन। आमिर भाई, क्या वो 92 इंग्लैंड टूर, क्या आपका डेब्यू टूर भी था टेस्ट टूर के हिसाब से? क्या वो आपके करियर का बेस्ट टेस्ट सीरीज था आपके हिसाब से ओवरऑल? देखिए काफी ज्यादा टेस्ट सीरीज मेरी बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन वो इसलिए बेहतर थी कि मैं उस वक्त जरा टू बी ऑनेस्ट वो बात ये थी कि मैं जब इंग्लैंड टूर पे गया था आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू मेक माय डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट। और उसमें उसमें यह था कि जब 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 आप बात करते हैं कि रेगुलर प्लेयर्स थे जो ओपन कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, शोएब मोहम्मद थे, फिर जाहिद फजल ने जो लास्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेला हुआ था, आई थिंक ही ओपन इन दैट वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओपन या वन डाउन गए थे। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए श्रीलंका के खिलाफ जो है टेस्ट मैच बचाया था, बड़ी आला इनिंग्स खेली थी उन्होंने। तो ये परफॉर्मेंस के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे जो है वो मौका मिलेगा। और चंद्रेश बेसिकली जब से पहले, उस टेस्ट मैच से पहले मुझे मुझे याद है कि मुझे नी इंजरी हो गई। तो मेरा ऑपरेट करके मेनिस्कस रिमूव किया गया। तो अभी मैं रिहैब में था, तो बारिश हो रही थी बर्मिंघम टेस्ट मैच के दौरान, जो मैं पहला टेस्ट मैच खेला। तो मैं ट्रेनिंग वगैरह करके उसके बाद अब ड्रेसिंग रूम में लेटा हुआ था। तो जावेद मियांदाद आए और उन्होंने मुझे ना किक मारी। उन्होंने कहा उठ, जाके जरा नॉकिंग वगैरह कर, तो टेस्ट डेब्यू कर रहा है। मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं टेस्ट मैच खेलूंगा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जावेद भाई अभी तो मेरे स्टिचेस नहीं खुले हुए। तो आप कहते हैं भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई प्लेयर 100% फिट नहीं होता, कोई ना कोई इंजरी कैरी करके खेल रहा होता, चल हिम्मत कर उठ, टेस्ट डेब्यू, तुझे खुशी नहीं हो रही मैं तो तेरा टेस्ट डेब्यू करा रहा हूँ। अच्छा, मैं जब नॉकिंग वाला की, खेल तो गया मैं अपना डेब्यू तो हो गया, लेकिन इन द इवनिंग आई रियलाइज्ड कि यार आई एम वेरी लकी कि इनके होते हुए मुझे मेरा टेस्ट डेब्यू हो गया। यस, आई वाज परफॉर्मिंग वेल इन द काउंटी गेम्स एंड ऑल दैट, एंड आई एम दैट वाज ग्रेट ऑफ जावेद मियांदाद टू रिकॉग्नाइज और मेरा टेस्ट डेब्यू करवाया। अच्छी सीरीज थी, लेकिन आई थिंक इसमें मैं और ज्यादा बेहतर कर सकता था। बेसिकली लर्निंग कर्व ही होता है आपका जब आप नया नया स्टार्ट लेते हो। उसमें डबल सेंचुरी के बाद एक दो गलत हिटें मार के मैंने स्पॉइल किया। जहां पे मैंने एंड अप किया उस सीरीज में, मैं बहुत ज्यादा और भी कर सकता था। रिग्रेट्स तो होते हैं, लेकिन बात यह है कि यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू मूव ऑन। आपके हिसाब से आपकी जो पार्टनरशिप थी सईद अनवर के साथ, क्या वो वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ योर करियर? बिकॉज आप दोनों जब बल्लेबाजी करते थे साथ में, तो मतलब बॉलर के छक्के छोड़ा देते थे। तो आप लोगों को उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना सनत जयसूर्य और कालू तरना को मिलता है, बिकॉज आप लोगों ने भी ग्रामर चेंज कर दी थी वनडे ओपनिंग की। देखिए बात यह है कि अटैकिंग क्रिकेट जो है वो जो क्रेडिट जो मिलना चाहिए, जो जो सारा कुछ चेंज किया। देखिए विव रिचर्ड्स तो अपनी क्लास थे, उनको आज भी लोग उन्होंने जो 70s और 80s में क्रिकेट खेली थी, वो लोग आज भी उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। ही वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ही चेंज्ड द थिंकिंग ऑफ द बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली बात करें, जो ओपन के ऊपर आके जो चीजें चेंज की, दैट वाज क्रिस रिकान। उन्होंने एक नया जो है वो एक मैसेज दिया ओपनर्स को कि इस तरह भी हो सकता है। कॉपी बुक के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा एग्रेशन दिखाएं, डोंट माइंड हिटिंग द बॉल इन द एयर, तो आपको उसके रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। और देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड जो है वो कैच अप हुआ। देखिए सईद अनवर और हम जब दोनों है, वी वर वेरी लकी कि हम ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे
साथ साथ हमारा ये था कि हमारे जो क्रिकेट के अलावा पैशंस थे, म्यूजिक और दूसरी चीजें करना, स्क्वॉश खेलना और चीजें जो थी, सोशलाइजिंग, हम लोग दोनों इकट्ठे करते थे अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगाने, डिफरेंट टॉपिक्स को करना। उससे हमें, जब हम लोगों ने इकट्ठे क्रिकेट, जब हमें फाइनली ये कॉन्फिडेंस दिया गया कि अब आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, आप खुल के जाके अपनी अपनी क्रिकेट खेलो, वी आर गोइंग टू इग्नोर फेलियर्स, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ हम लोगों को। आमिर भाई, एक इम्पोर्टेंट फेज था आपके करियर का जब आप कप्तान बने, मतलब नॉट रेगुलर आई होप यू कैप्टन डोंट बट माइंड मी हैविंग कॉफी। नो, नॉट एट ऑल। इंटरमीडिएट ओके। पीरियड्स में आप कप्तान बने, 96 क्वार्टर फाइनल में हम सबको याद है, और फिर आपने टेस्ट मैचेस में भी कप्तानी की आप, और एक सिंगापुर में टूर्नामेंट भी जीते। तो आप कप्तानी को कैसे देख रहे थे स्टार्टिंग विद दैट क्वार्टर फाइनल बैंगलोर में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे पहले पता चल जाता, और मैंने इजहार भी कर दिया था नाइट बिफोर द गेम, कि भी अगर मुझे बता दिया जाए, हमें फैसला करना चाहिए कि अगर अगर वसीम अकरम कैप्टनसी नहीं करते, तो लेट्स गिव ऑनर टू जावेद मियांदाद। अगर वो नहीं खेलते तो उनको कप्तानी देनी चाहिए। हालांकि वाइस कप्तान मैं था, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने कहा कि हम, अगर हम उनको कप्तानी दे दें तो ये एक किस्म का ट्रिब्यूट होगा हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से जावेद मियांदाद के लिए, कि उन्होंने कितना जबरदस्त पाकिस्तान को सर्व किया। लेकिन जब लास्ट मोमेंट के ऊपर ये कहा, एक्सक्यूज मी, उसके ऊपर मेरे ऊपर चैलेंज आ गया कि कल को ये सारे कहेंगे यार कि ये कप्तानी से डर गया है, तो और उस वक्त सोचने का मौका भी नहीं था, एवरीथिंग हैपेंड हरिडली। देखो, बात यह है कि कैप्टनसी भी जो है, इट्स अ लर्निंग कर्व। यू मेक मिस्टेक्स, यू लर्न फ्रॉम देम एंड यू मूव ऑन एंड यू गेट बेटर। बात यह है कि मुझे खुशी यह है कि जब जब भी मुझे कैप्टनसी मिली, अप्रूव माई सेल्फ, उसमें अगर अगर थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाता तो और ज्यादा चीजें बेहतर होने की कोशिश होती। लेकिन इट्स बीन अ ग्रेट ऑनर टू कैप्टन पाकिस्तान, और जो अभी नाम के साथ वो कैप्टन लगता है, तो इट मेक्स यू फील प्राउड कि यार आपने कुछ ना कुछ तो किया अपने मुल्क के लिए। क्या वो जो आपने कहा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या उसी का नतीजा था वो जो आपकी और प्रसाद के बीच में जो 96 बैंगलोर में हुआ? देखिए, बेसिकली ना लोग इसको मिसकंस्ट्रू करते हैं। हम्म, एक टीम प्लान होता है हम्म, जिसके ऊपर आपने चलना होता है। और देखें, अगर अगर आप वीडियोस निकालें, मेरा एक साउथ अफ्रीका में मैच था, ये चीजें हमने जावेद मियांदाद से सीखी हुई है कि जब हालात मुश्किल हो तो राइल अप द बॉलर, कि वो हम्म, स्टॉप थिंकिंग और अपने प्लान से परे हट जाए। देखिए, मेरा प्लान तो यही था कि मेरा और सईद अनवर, जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमने 15 ओवर में, चूंकि एक ओवर डिडक्ट हुआ था, उसके हम्म, बाद हमें पता था कि विकेट ने थोड़ा सा डिटेल साथ हम लोग गए हुए थे कि हमने इतने ओवर्स में इतने रन अचीव करने की कोशिश करनी है, और उसमें अगर 2 विकेट गिर जाएंगी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप बड़ी लंबी है और एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, वो संभाल लेंगे। हम्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें ये हुआ कि प्रसाद बॉलिंग कर रहे थे। अब जब वो राउंड 2 विकेट आए, तो लग रहा था कि नाउ ही इज गोइंग टू और साथ में इजाज अहमद जब नंबर 3 के ऊपर आए, तो बिल्कुल बॉक डाउन हो गया और सारा कुछ मुझे करने की जरूरत पड़ी थी। अब मैंने उन्हें कहा कि ये बॉलर्स जो है वो सेटल डाउन हो रहे हैं, ट्राई एंड राइल इट आउट, राइल हिज थिंकिंग। बट फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, अनफॉर्चुनेटली मी एंड पाकिस्तान, कि उसका गेंद बड़ा जबरदस्त हो गया हम्म। और उसमें मैं आउट हो गया, और उसमें उसमें किसी को कोई पन इंटेंडेड नहीं था। ये मेरी टीम के लिए मैं जॉब कर रहा था, उसमें ही यू नो ही प्रिवेल्ड। तो इसमें ये नहीं है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट शो की गई, किया गया। इसके बारे में काफी ज्यादा जो है वो ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आपने पूछा तो मैंने आपको जवाब दे दिया। आपको 1 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक माय हेडफोन्स आर गोइंग, तो मुझे इसको चार्ज पे लगाने के लिए नो प्रॉब्लम। 1 सेकंड, जस्ट यू हैव टू बेयर विद मी फॉर अ नो, नो, नो सेकंड। वरीज, नो हाँ वरीज। जी, यू हैव टू एक बेयर मिनट, विद मैं भी मी। फैन लगा देता हूँ। हाँ, you hear me? या आई कैन लाउड एंड Okay, क्लियर। all right. आमिर भाई, आपने कुछ उसमें दिनों पहले उसमें उसमें आप देखें, उसमें यह है कि अगर आप वीडियोस देखें कि इस तरह का बल्ला के इशारा मैंने काफी बॉलर्स को किया हुआ है, सो इसमें इसमें अगर मुझे याद है कि हम लोग एक मैच खेल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, वार्म अप मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका।
तो हमारे पाकिस्तान टीम के पहले ओवर में 3 आउट हो गया। अब मैं वेट कर रहा था और विकेट भी काफी लाइवली थी कि डोनाल्ड किसी तरह मुझे गेंद आगे करें। उन्होंने आगे गेंद किया तो आई जस्ट hit him, ball is back drive straight down, चौका हुआ। तो he started that as usually जो fast bowler करते हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास गया और मैंने कहा यार, you have the audacity to call me names। तो आप पहले जरा ना तेज बॉल करने की कोशिश करें। आप ऑफ स्पिनर की तरह बॉल कर रहे हैं तो आप जरा पहले तेज करें बॉल। अच्छा, अब इमरान भाई मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा आराम से मैं कहा डोंट यू वरी। मुझे पता था टिपिकल फास्ट बॉलर का रिएक्शन आना है। उन्होंने मुझे बाउंसर किया, मैं पहले ही तैयार था, मैंने पॉइंट के ऊपर से मारा, फिर बाउंड्री मिल गई। अब उन्होंने और ज्यादा शुरू कर दिया, मैंने और ज्यादा उनको राइल अप किया। मुझे याद है कि मुझे प्रिंगल का बॉल लग गया था उस मैच में टो के ऊपर एंड आई रिटायर्ड हर्ट ऑन 76। लेकिन वो ये चीजें चलती रहती हैं क्रिकेट में। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप जो है उसको फ्लेयर अप कर दें कि ये हो गया वो हो गया। हमारी टीम का एक एम था, हमने करने की कोशिश की, नहीं हुआ, टफ लक। आमिर भाई, कुछ दिनों पहले आपने अपने खुद के YouTube चैनल पे भी बात की थी इसके बारे में। मैं चाहता हूं कि आप हमारे सुनने वालों अच्छा, को आप भी फॉलो बताएं। कर रहे हो? बिल्कुल कर रहा हूं और सबको बता भी रहा हूं उनके बारे में। आपने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आपने जो एक किस्सा बताया वो हमारे लोगों यार को एक मैं आपको ना सिंपल सी बताता हूं कि आप वो एक YouTube पे वीडियो है एक, ठीक है, YouTube पे वीडियो। और मैं एक बात बताऊं, मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सिद्धू पाजी, वन ऑफ द मेनी इंडियन बैट्समैन जिनकी बैटिंग में एंजॉय किया करता था। सिद्धू पाजी क्या दलेर प्लेयर थे यार, क्या उनका टैलेंट था। और उन्होंने बड़े बड़े बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ जो है बड़े रन्स किए हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि यू एक्सपेक्ट कि आप उसको डिस्टॉर्ट ना करो, ऑनेस्टली बताओ कि हुआ क्या था। उसमें एक वीडियो जो है लगा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूं। मैंने उसका सिनॉप्सिस तैयार किया हुआ था, मैं आपको उसको बताता हूं। उसकी लैंग्वेज जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है चंद्रेश, वरना मैं वो वीडियो जो है वो लगाता और मैं कोशिश कर रहा हूं वो वीडियो मिल जाए। और उसमें ये है कि सिर्फ एक सेकंड मुझे दें, मैं अपडेट यू। वो जो वीडियो है उसमें अगर आप टाइमिंग में आपको बताता हूं, ये एक ही आपको जो है वो मिलेगी, क्या कहते हैं, वीडियो जो लंबे वाली वीडियो है। तो अगर आप उसको देखें तो जब आकिब जावेद बॉल करके वापस जा रहे हैं, इन्होंने रन्स कंप्लीट कर लिया, तो अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो सिद्धू पाजी जो हैं वो देख रहे हैं आकिब जावेद की तरफ और उनके साथ जो है वो उनकी कॉन्फ्रंटेशन चल रही है। और फिर जब आकिब जावेद थोड़ा सा आगे आते तो वो हंसना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ टिफ। और मैंने उसमें उनको पाजी को कहा, मैं क्या पाजी फास्ट बॉलर तो करते ही रहते हैं इस तरह, रिलैक्स करें, कुछ नहीं होता। तो पाजी थोड़ा सा परे हट गए। उसके बाद पता नहीं क्या वो मेरी तरफ आने शुरू हो गया और उन्होंने कहा यार वो सारा कुछ ठीक है, बस इसको कहो कि ये गालियां शालियां ना दे यार। तो मैंने उन्हें कहा पाजी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होता, मैं उसको समझा देता हूँ। सो इतनी सी बात थी और उन्होंने इसको फ्लेयर अप किया। आपको याद होगा कि इंडिया में भी एक दो प्रोग्राम हुआ, इसके ऊपर मैंने जिक्र किया था। हाँ, उस वीडियो को अगर आप जाके देखें, उसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा। 19 सेकंड पे आप देखेंगे कि वो आकिब के साथ लगे हुए हैं। 23rd सेकंड के ऊपर आकिब जावेद ने हंसना शुरू कर दिया। उसके बाद 30th सेकंड में आई आस्क्ड सिद्धू भाई, उनके साथ जब मैं खड़ा हुआ था, रिलैक्स, बिकॉज आई वाज द कैप्टन। आपको पता है 96 में वो स्टंप माइक और सारा कुछ आ गया हुआ था और मैं वहां पे खड़ा था। अगर मैंने इनको कुछ कहा होता तो वो माइक तो पिकअप करता। उसके बाद पाजी मेरी तरफ आए और 40 सेकंड पे वो वीडियो में देखिएगा कि पाजी अपने हाथ से आकिब की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो बेसिकली मुझे अफसोस इस चीज का था कि वो बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं और मैं आई नेवर एक्सपेक्टेड सिद्धू पाजी टू डिस्टॉर्ट इट। एनीवेज, आई हैव गिवन माय पॉइंट ऑफ व्यू और आई थिंक वी शुड ले टू रेस्ट। आमिर भाई, मैंने आपका करियर बहुत क्लोजली फॉलो किया और उसके बाद भी मैंने देखा है आप थ्रू आउट योर करियर आप बेखौफ बात करते थे। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि आप
आपने करियर में स्टैंस लेते थे और यू वुड स्टिक टू इट, वेदर इट वाज रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग और वेदर इवन आफ्टरवर्ड्स अबाउट कमेंट्स अबाउट से इमरान खान सेइंग दैट उनकी कप्तानी या उनके जो चीफ सेलेक्टर थे उनके कजिन थे, ये जो आप बेखौफ बात करते थे, ये क्या आपने पहले से बात थी कि आप यू आर very clear in your approach while you were talking? देखो, I was brought up like this, to be honest. Okay? You have to stick out for the truth. और आपने डरना नहीं है, because देखो बात ये है कि दुनिया तो आपसे छीनने की चीजें कोशिश करती रहती है। आप सबको खुश नहीं रख सकते। So अगर आप सबको खुश रखने की बात करते हैं तो वो नहीं हो सकता। So basically I decided कि यार I will not be bullied. और जो सही बात है वो सही बात है, और वो मेरे अपने गेम के लिए नहीं थी। और मैंने हमेशा जो भी बात की है चंद्रेश, आपको पता है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए की है। और मैंने कभी किसी चीज के बारे में बायस नहीं रखा। अगर कोई अच्छा है तो वो अच्छा है, चाहे चाहे मेरा दुश्मन भी है, अगर वो सही काम कर रहा है तो मैं एक्नॉलेज करूंगा। अगर मेरा दोस्त जो है वो गलत काम कर रहा है तो मैं कहूंगा ये गलत काम है। सो यू नो आई बीन ब्रॉट अप लाइक दिस, और दिस इज इन माय नेचर। और मैं ठीक है, आप जिंदगी में जो है you gain some, you lose some, but you have to deal with it, and you have to move on in your life. आप स्पेसिफिकली आपके दो बयान जो थे जो मेरे जहन में स्टिक आउट कर गए, एक था इमरान के कप्तानी के दौरान आपने कहा कि ही वाज वेरी लकी दैट द बोर्ड प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स वर नोन टू हिम एंड ही वाज एबल टू टेक कॉल्स, एंड द सेकंड वन वाज रिगार्डिंग इमरान एंड बॉल टैंपरिंग। आपने जो कहा, आपने कहा कि उन्होंने मतलब he hindered the growth of fast bowlers in Pakistan. क्या वो दोनों बयानों के देखिए, बात यह है कि जब मैंने इमरान खान के बारे में यह बात की थी, फिर देखिए चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब होती है ना, मैंने ये कहा था कि आप अगर सक्सेसफुल पीरियड देखें जहां पे ना कोई कू हो रही है कप्तान के खिलाफ, ना कोई बोल रहा है, उसकी वजह ये थी कि स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी। बाकी कप्तानों का अगर आप हाल देखें, अब जावेद मियांदाद से बड़ा कोई याद पे पाकिस्तान में हो सकता पैदा नहीं? बिल्कुल उसके साथ क्या किया हम लोगों ने, बताओ। 93 में एक सीरीज खराब हुई, लेकिन न्यूजीलैंड में उन्होंने टेस्ट मैच भी जीता। आप उनको कप्तान किस तरह चेंज कर सकते थे यार? वो चेंज किया आपने कप्तान, और पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो गया यार। उस वक्त जो है प्लेयर्स की ईगोज जो है बहुत बड़ी थी। वर्ल्ड कप जीता हुआ था, वकार, वसीम, इतने, और सब तकरीबन एक ही एज ग्रुप के थे सारे लड़के। और आपको हमारे कल्चर्स का पता है, जब फ्रैगनेंस होगी तो फिर अगर आपको कोई झाड़ पिलाएगा वो कहेंगे यार मैनू ये क्यों करता पिया, ठीक है। सो वो हमें चीजें जो है वो ज़हन में रख के ये फैसला करना चाहिए था। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि अगर आपने कप्तान बनाना है भाई किसी को, तो फिर उसके पीछे 100% स्टिक करना है। ये नहीं कि आपने कप्तान बनाया, एक आधी सीरीज खराब गई और उसके बाद आपने चेंज कर दिया। It'll bring about insecurity यार, उसकी वजह से आपका बड़ा काम खराब हुआ है। और देखिए बॉल टेम्परिंग का जो जिक्र आया था वो ये था कि मैंने 93 या 94 में हम लोग एक डोमेस्टिक क्रिकेट का फाइनल खेल रहे थे, और इसका मैंने बड़ा जिक्र किया हुआ है। तो पहला गेंद हुआ, मुझे चौका, दूसरा चौका, तीसरा चौका, चौथा चौका, पांचवा बॉल मैंने रोका तो वो एक तरफ से सफेद था। आई टुक इट टू द अंपायर। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान क्रिकेट को हार्म करेगी ये चीज, इसको रुकना चाहिए अभी। अब सारे मुझे क्वेश्चन करते हैं, चंद्रेश के पाकिस्तान में ओपनर क्यों नहीं आते? और जब नया गेंद करने वाला नहीं होगा भाई तो ओपनर कहां आएगा? सो जब चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की जाती है तो वो उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। जो जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ बताएंगे तो फिर लोगों को समझ भी आएगी। आमिर भाई, कहीं आपको लगता है 90s की जो टीम थी, आप लोगों की बढ़िया टीम थी, हम हमेशा सोचते थे कि व्हाई आर दे नॉट विनिंग मोर? आपके हिसाब से इज दिस कांस्टेंट चेंजिंग ऑफ कैप्टनसी, मैच फिक्सिंग, डिविजन्स अमंगस्ट प्लेयर्स, क्या था इशू कि पाकिस्तान की 90s की टीम और वेस्ट इंडीज वाली टीम नहीं बन पाई? देखिए उसकी वजह ये थी कि देखिए उस वक्त जब आप दो टीमों को कंपैरिजन करें, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट नीचे आ रही थी। उनके पास इतनी ज्यादा रिप्लेसमेंट्स नहीं आ रही थी फास्ट बॉलर की। कई फास्ट बॉलर्स का जो है वो करियर लंबा भी करवाया गया क्योंकि सही तरह की रिप्लेसमेंट नहीं आ रही थी। दो टीमें उस वक्त जो है वो बहुत ऊपर जा रही थी, एक ऑस्ट्रेलिया और एक पाकिस्तान।
टैलेंट वाइज, और पाकिस्तान के पास टैलेंट जो है वो बहुत ज्यादा पीछे से भी आ रहा था। ये नहीं था कि रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिल रही थी। अगर आपका एक प्लेयर जाहिद फजल जैसा टैलेंटेड प्लेयर बाहर है तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए। और तो उस दौर में देखें हमारे पास फास्ट बॉलर्स क्या कौन कौन से थे, आपके पास मोहम्मद अकरम आया, मोहम्मद जाहिद, शोएब अख्तर, अताउर रहमान था, उसके बाद फजले अकबर, कबीर खान, इतनी लंबी लिस्ट थी हमारे पास फास्ट बॉलर्स की। बट अफसोस यही है कि आप अचीव क्यों नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट बोर्ड जो है ये सारा फॉल्ट उनका है। मैं और इफ आई हैव माय नाइव्स आउट एट अदर प्लेयर्स, वो सर्व नहीं करेगा। हमारी गलतियां हुई हैं, देखो इसमें सबकी गलतियां, उसमें मेरी भी गलतियां चंद्रेश। ये नहीं मैं अपने आप को एग्जॉनरेट किसी चीज से नहीं कर रहा था, आई वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम एट दैट टाइम। लेकिन मेरी भी गलतियां थी, बाकियों की गलतियां थी। हम मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि प्लेयरों की ईगो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, एक दूसरे का वो बर्दाश्त करने वाला एलिमेंट थोड़ा सा कम हो गया था। उसकी वजह ये थी कि फादर फिगर कोई नहीं रह गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना। उस वक्त सारे बड़े हो गए। उस वक्त हमें जो हमारा डिसीजन था टू चेंज जावेद मियांदाद एज द कैप्टन, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को आज तक हॉन्ट किया है। उस चीज ने आज तक हॉन्ट किया है। और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि दैट टीम वाज अंडर अचीवर। उसकी वजह यही थी कि फादर फिगर नहीं था कुछ सबको काम डाउन करने के लिए, और भाई आराम से बैठो, तुम्हारा काम ये है रिमाइंड करवाने के लिए, तुम्हारा ये काम नहीं है कि गेट इनटू अदर थिंग्स रादर देन परफॉर्मिंग। सो अगर वो हमारा वो वाला डिसीजन ना होता तो चंद्रेश, हु नोज कि जो ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त सारी टीमों को उनके घर पे जाके हराया, सारी दुनिया में जाके हराया आफ्टर वेस्ट इंडीज, तो पाकिस्तान भी कर लेता। वो हो सकता है पाकिस्तान की टीम ऐसी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रोल ऑफ पीसीबी था, जो डिसीजन मेकिंग थी, उसने जो है वो काफी ज्यादा चीजें खराब की, और वो 93 से हमें हॉन्ट करती गई। पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा से टर्बुलेंट इसी वजह से रही है कि आप देखो ना, आपकी क्रिकेट बोर्ड में भी टर्मोल्स आए, और भी क्रिकेट बोर्ड्स में टर्मोल्स आए, लेकिन आपने बंद कमरे में बैठ के सारा कुछ रिजॉल्व करके यू मूव अहेड। हु इज द अथॉरिटी? द बोर्ड, गवर्निंग बोर्ड ऑफ जो पेरेंट बॉडी है ना क्रिकेट की, उसकी अथॉरिटी है ना। तो अगर क्रिकेट बोर्ड की कोई अथॉरिटी चैलेंज करेगा तो अजहर तो किसी को फिर अथॉरिटी करनी है, और चीजें इसी तरह ठीक होती हैं। ये नहीं होता कि आप जो सबको खुला छोड़ दें। जब खुला छोड़ेंगे तो चंद्रेश प्रॉब्लम्स होंगे। आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था अगेंस्ट मैच फिक्सिंग इन द 90s, और आपने उसका खामियाजा भी भुगता, बिकॉज लोग कहते हैं कि शायद आपका करियर उतना प्रोलॉन्ग नहीं हुआ क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, और आपको 2 साल के लिए माजिद खान के टाइम पे बैन भी कर दिया गया था, फिर ऑब्वियसली वो ओवरटर्न कर दिया गया था। तो ये सारा कुछ जो आपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, इफ देयर वाज अ फादर फिगर लाइक से जावेद मियांदाद और समवन एल्स, would it have been easier for somebody like you because you were still young and you didn't have to take a stance? ये होता ही ना, ये सारा कुछ ना होता। अगर आप देखो ना, नेचुरल हेयर आफ्टर इमरान खान कौन था? जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद के बाद कौन था डिजर्विंग कैप्टन? सलीम मलिक। सलीम मलिक के बाद अगर सलीम मलिक ना होते तो कौन था डिजर्विंग कैप्टन? दैट वाज रमीज राजा। ठीक है, ये आपकी एक बॉलिंग एबिलिटी कुछ और है, बैटिंग एबिलिटी चंद्रेश कुछ और है, लेकिन कैप्टनसी और चीजें आपसे मांगती है। कैप्टनसी में और ज्यादा ट्रेड जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। आपने सबको साथ लेके चलना होता है। देखो जो आप बात कर रहे हो कि इन एंड आउट, देखो आप एक प्लेयर को तैयार करते हो चंद्रेश, उसको आप मौका देते हो टू सेटल डाउन इन अ न्यू रोल। आप उसको अलाउ करते हैं कि वो अपनी जगह पक्की करे। आप उसको कहते हो कि आराम आराम से खेल के वो अपनी सीमेंट कर ले प्लेस, इसलिए कि जब वो सेटल डाउन होगा वो फिर टीम के लिए खेलेगा, वो अपनी कंट्री के लिए खेलेगा। उसको वो कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपना आप भूल के कीजिए मैंने अपने लिए ये करना है, नहीं, वो मुल्क के लिए खेलना शुरू करता है। जब मुल्क के लिए एक प्लेयर खेलना शुरू करता है उसके बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन हमारे क्या हुआ, हमारे इनसिक्योरिटीज जब क्रीप हुई, जो आपने क्वेश्चन किया था ये वाला कि आप अंडर अचीवर्स थे, तो उसकी वजह ये थी कि जब इनसिक्योरिटीज आएंगी, बजाय आप टीम के लिए खेलने के, मुल्क के लिए खेलने के, आप अपनी जगह बचाने के लिए खेलना शुरू कर देते हो। आप अपनी नेचुरल गेम जो है उसको छोड़ के, तो आप कहते हैं यार मैं सर्वाइव करूं टीम में, मैं सर्वाइव करूं।
उससे सारी खराबियां पैदा होती हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें तो अब हो चुकी है चंद्रेश। अब आई एम सीरियसली होपिंग एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि यार इनको कोई हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है उनको अकल आए, कुछ चीजें जो है वो माजी की चीजों को रैप अप करके अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट के जो 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 लूप होल्स हैं, जो आपकी क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, आपकी स्कूल क्रिकेट रिडंडेंट हुई हुई है, आपने अपनी क्वालिटी लेके आनी क्रिकेट में, सैलरीज ऑफ द प्लेयर्स नॉट once you're representing Pakistan in between। देखिए आपकी क्रिकेट को कितना फर्क पड़ा जब आप लोगों ने डोमेस्टिक प्लेयर को जो है वो पैसे देने शुरू किए। अब क्या आपने वो ये करना शुरू जब आपने किया तो उससे क्या हुआ कि आपने एक मैसेज दिया है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा ये भी करियर है। अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो अगर आप अपने अपने स्टेट को या सिटी को या जो भी आप उसको टर्म्स करते हैं, डिवीजन को जो भी रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप 10 साल खेल जाते हो, यू विल अर्न इनफ मनी आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आप अपने अपने जो फाइनेंसेस है उसको सही तरह प्लेस करोगे, you'll have a comfortable life। देखो चंद्रेश, क्रिकेट और स्पोर्ट्स में जो एक चीज है जो जो सोचने की जरूरत होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ये है कि एक बंदा जो है वो डिग्री करता है, वो एमबीए करता है या कोई मास्टर डिग्री लेता है या ग्रेजुएशन करता है, उसकी रिटायरमेंट एज है 60। एक स्पोर्ट्समैन की जो एवरेज रिटायरमेंट एज है वो 34 36। अब वो 34 रिटायरमेंट के बाद और 60 का वो जो पीरियड है, कितने साल बनते हैं? 25-26 साल। वो क्या छाबड़ी या रेडी लगाएगा? ठीक है। जो अब क्रिकेट जो जिन लोगों की ऊपर जा रही है, जो कॉन्स्टेंट चीज आपको नजर आ रही है, सैलरी बढ़ाई गई, लोगों को इंटाइज किया जा रहा है कि भाई बच्चों को और पेरेंट्स को भी कि भाई अगर क्रिकेट में भी ये आना चाह रहा है तो इसका एक करियर है। तो आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान को जो है वो ये सोचने की जरूरत है। अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है, देखें अब टैलेंट है, लेकिन टैलेंट जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है एट ए वेरी अर्ली एज। वो कहते हैं यार छोड़ो पढ़ाई और इधर चलो, क्रिकेट को छोड़ो पढ़ाई की तरफ चलो। अब आप देखें सबसे बड़ी एग्जाम्पल चंद्रेश जो है पाकिस्तान में, पहले स्क्वॉश की बात करो तो स्क्वॉश के जो चैंपियंस थे उनके बच्चे भी स्क्वॉश खेल रहे हैं। हॉकी के जो चैंपियन प्लेयर्स थे उनके बच्चे भी हॉकी जो है वो खेल रहे हैं। क्रिकेटर्स के बच्चे जो हैं वो क्रिकेट में आ रहे हैं। देखिए ना, फैमिलीज के जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स बने। अब आप देखो कि इतने अरसे बाद एक इंजमामुल हक का नेफ्यू जो है वो क्रिकेट में आया। इसकी वजह यह है कि पेरेंट्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको पता लग गया कि इन बिटवीन करियर ही नहीं है। पहले तो आपको डिपार्टमेंट से जॉब भी मिल जाती थी, वो आप अपनी लाइफ अपना एक डिसेंट सा लाइफस्टाइल बना लेते थे। अब तो वो भी खत्म हो गया है। सो जब ये चीज आपको पता लगी कि यार ये एक्स प्लेयर्स जो है वो अपने बच्चों को इनकरेज क्यों नहीं कर रहे, वो उस वक्त आपके अलार्म जो है वो बजने चाहिए थे और आपको उसके ऊपर चीजें करनी चाहिए थी। अब आई एम होपफुल कि इससे ज्यादा रॉक बॉटम तो हम लोग नहीं जा सकते। अब यहां से जो है वो हम लोग जो है वो सर्च करेंगे। मुझे जो है वो पूरी उम्मीद है एंड आई एम होपिंग कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो वापस जो है अपने पांव पे खड़ी हो। आमिर भाई, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 1-2 महीने से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 1995 में फिर से चला गया हूँ। क्यों वही सब बातें वापस चल रही थी पाकिस्तान में, टेलीविजन पे, यूट्यूब पे, सब जगह। कहीं आपको भी लगा आप 90s में वापस चले गए थे और आप वापस उस नौजवान बने? मैंने मुझे याद है, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि हम जब पुराने जमाने में इंडियन मूवीज देखते थे ना, तो उसमें अगर किसी को मार दिया जाता था या किसी के साथ ज्यादती होती थी तो वो मर गया तो उसकी आत्मा जो है ना वो घूमती रहती थी और वो बार बार आपकी तरफ आती थी कि मेरी आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलेगी मैं छोड़ूंगा नहीं या मैं छोड़ूंगी नहीं। सो यही हाल है, यही हाल है। अगर इस इश्यू को आप सही तरह बॉटल कर देते तो ये बार बार सरफेस तक करता। और देखो बात आ जाती है जब भी आप होता है ये कोई इश्यू खड़ा होता है इसके ऊपर आ जाती है। तो आई थिंक इट्स मिस हैंडलिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करके बंद करे, क्योंकि इट्स एम्बैरेसिंग फॉर मी टू टॉक अबाउट इट एज वेल। इट पेन्स मी। अब आपको याद होगा कि मैं जब जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट आई है उसके बाद आई नेवर अटर्ड अ वर्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई हालांकि जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट में
एक्सक्यूज मी, एनीवेज मैंने कभी बात नहीं की। जब फिर इस तरह का कोई सिनारियो होगा, फिर आपको लोग फोन करेंगे, आप 1000 लोगों को मना कर देंगे, लेकिन जिस चल रहे जिस तरह आप हो या कोई और दोस्त है, आप उनको इनकार नहीं कर सकते। देन यू हैव टू से थिंग्स। और आप टीवी के ऊपर आके जब बात करेंगे, जब आप बात करेंगे तो आप बीच वाली बात नहीं कर सकते। फिर आपको फिर खुल के बात करनी होगी, ठीक है? खुल के बात करनी होगी, और उसमें आप समझते हैं कि मजा आता है यार। लाइफ जो आपको कहती है, लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन। लेकिन मसला यह है कि इनकी वर्किंग ठीक ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से we still there, stuck there. Anyways, I hope कि सारी चीजें ठीक होंगी और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक आखिरी सवाल इस सारे मसले पे, वो था आपका बयान की सोच लो आखिरी है। नहीं नहीं नहीं, इस मसले पे आखिरी सवाल कि 96, 99, 2003 वर्ल्ड कप्स के बारे में आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो जीते नहीं हम। यार इसको छोड़ो, हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे चलो। यू नो, अब बार बार इसके ऊपर ना, मैं समझता हूँ ये रिटोरिक है। अब इसके ऊपर सबको पता क्या है क्या नहीं है। सो वी शुड मूव ऑन एंड होप एंड प्रे कि जो 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 अथॉरिटीज हैं इसके ऊपर रिएक्ट करेंगी और इसको जो है क्लोजर देंगी, बिकॉज इट नेवर गॉट अ क्लोजर। उसकी वजह से ही आपके मुंह के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। आपको अपने करियर मतलब डिड यू फील अनफुलफिल्ड व्हेन यू फिनिश्ड योर करियर? डिड यू फील दैट यू कुड हैव प्लेड लॉन्गर, Oh यू yes, कुड हैव oh प्लेड, यू कुड yes, हैव प्लेड मोर? oh yes। नहीं, प्ले मोर नहीं, जो मेरी परफॉर्मेंसेस एकदम नीचे गई हैं यार, उसमें जो मैंने बात की है कि जब आप सर्वाइवल के लिए खेलोगे तो आप अपने लिए खेल रहे हो, फिर आप टीम के लिए नहीं खेलोगे। क्या आपके दिमाग में ये है कि आप बाहर ना हो जाओ, आप ये हो जाओ, फिर आप टीम का नहीं सोचते यार। यू नो, ये चीजें क्रिकेट अथॉरिटीज को पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द साइकी ऑफ अ प्लेयर, और उसको हम लोगों ने वो जो नेगेटिविटी है उसको किस तरह परे लेके जाना है और इनको कॉन्फिडेंस देके टीम के लिए क्या बेहतर है वो हमने इनसे लेना है। सो अनफॉर्चुनेटली आपने जो पूछा है, बिल्कुल अनफुलफिल्ड, बिल्कुल अनफुलफिल्ड। आमिर भाई, फिर आप चीफ सेलेक्टर बने। हाउ डू यू लुक बैक एट योर टू स्टिंट्स? वन वाज लाइक वेरी अब्रप्ट एंड वन वाज डिसेंट लेंथ, क्योंकि आपको एक कमान उस वक्त दी थी जब टीम को एक नया डायरेक्शन देना था आफ्टर द 2003 वर्ल्ड कप। हाउ डू यू लुक बैक एट योर स्टिंट एज चीफ सेलेक्टर? यार उसमें उसमें ये था कि आई अनअर्थ टैलेंट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि जब जब मैंने टेक ओवर किया तो जनरल तौकीर ज़िया साहब ने मुझे कहा कि उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है। सो जब मैंने उनको जब शुरू में जब मैं आया तो आके मैंने जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए हुए लोग थे, पहले मैंने उनको मौका दिया, क्योंकि हमें एक आधे दिन में टीम सेलेक्ट करके शारजा भेजनी थी। उसके बाद आई वेंट ऑल ओवर पाकिस्तान और मैंने हर जगह पे कम कम आई वांट टू हैव अ लुक। मैंने देखा, मैंने टैलेंट अनअर्थ किया, और फिर जब मैंने जनरल तौकीर को बताया, साहब को बताया कि भाई जो अभी आपकी टीम खेल रही है, जो हमने टीम बना ली फाइनली, जब हमने सारा अपनी राइकी करके हर चीज, जो यासर हमीद आ गए और प्लेयर आ गए, जब हमने चेंजेस करके टीम खड़ी कर दी, और उसमें यह है कि इन नो टाइम पाकिस्तान टीम जो है नंबर 2 आ गई टेस्ट मैचेस में, नंबर 2 आ गई वनडे में, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने इंप्रूवमेंट आनी शुरू। जब मैंने जनरल साहब को ये बताया कि भाई साहब ये जो आपकी टीम है इस वक्त, जनरल साहब ये खेल रही है, इस तरह की 6 टीमें मैं आपको दे देता हूँ, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में। तो ही वाज सरप्राइज्ड कि यार आप क्या किस तरह कह रहे हो ये। मैंने कहा जी मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की 6 टीमें हम बना सकते हैं। तो ये कहते हैं कि यार ये मुझे हम ही कहते रहे कि पाकिस्तान में टैलेंट कोई नहीं है। सो बेसिकली मेरा रोल एज ए चीफ सेलेक्टर ये था कि जो मैंने अनअर्थ किया टैलेंट अंडर 19 में, अंडर 23 में, पाकिस्तान ए में, पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में, वो काफी अरसे तक जो है वो पाकिस्तान टीम में आते रहे। अंडर 19 से बड़े लड़के आए, देन माय रोल एज ए नेशनल डायरेक्टर, नेशनल गेम डेवलपमेंट डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट, और उसके बाद नेशनल अकेडमीज, मैंने पूरी पाकिस्तान से फिर प्लेयर्स इकट्ठे किए और अभी तक उसमें से प्लेयर खेल रहे हैं। बाबर आजमी उसी में है, असद शफीक, Haris Sohail. It's a long list. Fast bowlers maybe, spinners maybe. It's a long list. So whenever I was given an opportunity, I think मैं satisfied हूँ कि I contributed.
एंड why are you मतलब आपने इतना काम किया है, फिर why are you not involved officially in any role right now, because you can still contribute in your own way to the cricket in Pakistan. अब वो आएगा टाइम, चंद्रेश, डोंट यू वरी, इट्स अ प्रिंसिपल थिंग, इट्स अ प्रिंसिपल थिंग, टाइम आएगा। और आप कमेंट्री से भी जुड़े हुए हैं क्रिकेट में. इज दैट अ पैशन दैट यू हैव, दैट यू डू कमेंट्री, और इज दैट समथिंग दैट कीप्स यू अटैच्ड टू द स्पोर्ट इवन नाउ, कमेंट्री? यार बड़ा रेगुलर कर रहा था, उसके बाद कुछ लोगों को पसंद नहीं है मेरा कमेंट्री करना, उसमें भी जो है वो रोड़े अटकाते हैं, बट एनीवेज थिंग्स विल चेंज यार, चीजें चंद्रेश एक तरह नहीं रहती एनीवेज। हाउ डू यू लुक एट ये जो मिसबाह उल हक 3-in-1 रोल कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ? वुड यू एडवाइज दैट यू नीड टू हैव डिफरेंशिएशन और डिमार्केशन ऑफ रोल्स, बिकॉज आप एक पैना नजर रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ देखिए, ये. मैं समझता हूं कि आपको कुछ चीजें एक्सेप्ट करने से पहले जो है प्रोज एंड कॉन्स भी देखने हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखिए, ये चीज बताती है कि प्लेयर की साइकी का पता ही नहीं है इनको, एंड दे हम्म, आर एक्चुअली रनिंग द गेम। उसमें हम्म, यह है कि चंद्रेश, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर अ प्लेयर, प्लेयर को किसी ना किसी के पास जाके ओपन अप होना पड़ता है। हम्म, मैं ये समझता हूं कि प्लेयर जो है वो वो अच्छा प्लेयर तब बनता है जब वो ऑनेस्ट होएगा, कोचेबल होएगा, और उसके बाद उसमें विल टू इंप्रूव होगी। हम्म, अब कई दफा मैं अपने करियर में बताता हूँ, सईद अनवर और हम लोग ओपन हुआ करते थे, कई दफा हम लोग अपने कोच के साथ जाके खुल के बात किया करते थे। अब जब आपका कोच भी और चीफ सिलेक्टर भी है, हम्म, अब चीफ सिलेक्टर को तो आप जाके ये नहीं बताओगे कि यार मेरी ये वीकनेस है, हम्म, 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 उसके दिमाग में रह जाएगा, वो कहेगा यार इसको तो मैं अब ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहा हूँ, इसकी तो ये वीकनेस है, तो इसको तो पहले करो ना। तो हम्म, प्लेयर कभी भी ओपन अप नहीं होगा। अब कोच के साथ ओपन अप हो गए, अब हम्म, कोच चीफ सिलेक्टर भी है और साथ में ये भी है। हाँ, जो 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 अच्छी चीज करने वाली थी वो ये थी, एज ए चीफ सिलेक्टर जो मैंने भी किया हुआ था, कि यंग टीम जो भी जाती थी उसके साथ मैं 2 हफ्ते जो है वो एक कोचिंग कैंप लगा के उनको बताता था कि अगर मैं आपको सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये चीजें मुझे रिक्वायर्ड हैं, ये चीजें आपने मुझे इंप्रूव करके देनी है। अगर मिसबाउल हक जो हैं हम्म, वो बी टीम या यंग टीम के कोच बन जाते और चीफ सिलेक्टर रहते, तो हम्म, उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है कि जो आप रिप्लेसमेंट तैयार कर रहे हो, आप उनके साथ काम कर रहे हो कि देखो, आप अगर पाकिस्तान टीम में आना चाहते हो तो ये चीजें मुझे करके दिखाओगे, तो देन आई विल सिलेक्ट यू। हम्म, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, उससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि अगर वो जूनियर लड़कों के साथ काम कर रहे होते तो बाकी जो जो अभी फील्ड में नहीं आए हुए प्लेयर, वो भी मैंने शुरू करते हैं कि यार हम पहले पाकिस्तान टीम को तो छोड़ो, जूनियर लेवल पे तो आए, ताकि मिसबा के साथ हम काम करना शुरू करें और फिर हमारा जो है कोई दरवाजा खुले। सो हम्म. आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई कि प्लेयर जो है उसके पास ऑप्शन नहीं है अब टू ओपन अप विद एनीबॉडी, क्योंकि वो चीफ सिलेक्टर भी है, कोच भी है। अब आप अलग तो आधा तो नहीं कर सकते ना मिसबाउल हक को, हम्म, हम्म, हम्म. कि आधा करके एक कोच वाला जो है उसके कमरे में चले जाए और उसके साथ ओपन हो जाए और चीफ सिलेक्टर के साथ ओपन ना हो। तो आई थिंक दैट्स वेयर आपने देखना है, प्रोज एंड कॉन्स को देख के फिर आपने बात आगे करनी होती क्या आप बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान के तौर पे देख रहे हैं फ्यूचर में? है। मेरा ख्याल है टेस्ट मैच में थोड़ा सा पाकिस्तान जो है, क्रिकेट बोर्ड जो है, उन्होंने ऑलरेडी माइंड मेकअप किया हुआ है कि उन्होंने किसको कप्तान बनाना है, तो आई थिंक बाबर आजम यहीं तक रहेंगे। और लेकिन कप्तान तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना दिया, बड़े कप्तान बने हैं, लेकिन इस वक्त जो है आपका एक प्लेयर जो है वो नजर आ रहा है कि ये बहुत इंप्रूव कर सकता है और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ टेबल के ऊपर लेके आ सकता है। और एक दो फेलियर आएंगे हम्म, चंद्रेश, और यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फर्म होना पड़ेगा हम्म, कि भाई जो मर्जी हो जाए, इसको कप्तान नहीं करना पड़ेगा। देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी क्वालिटी वो ये है कि आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव जब आप अचीव करने लगते हो तो आप सब्जेक्टिवली जो है वो वो अपने आप को फ्लेक्स कर लेते हो। हम्म, ठीक है, जब आपने आपने ऑब्जेक्टिव की परवाह नहीं करनी और सब्जेक्टिवली आपने करना है कि ये मुझे अचीव करना है, तो फिर आप सब्जेक्टिवली जो है वो बहुत ज्यादा फर्म हो जाते हैं। सो अब जब आपने ये डिसीजन कर लिया है, अब जो भी है इसके रिजल्ट्स हैं वो आपको लेने हैं। और अगर आपने ये सोच के बनाया
कि ये हमें रिजल्ट देगा, तो उसमें अगर वो थोड़ी थोड़ी देर उनको वो रिजल्ट्स नहीं आते, दे हैव टू बैक हिम अप, और उसको उसको एनकरेज करते रहते हैं। कहना है कि आप कप्तान तो बन गए हो, आपने अपनी नेचुरल गेम खेली है, लेकिन थोड़ी सी आप अपनी डिफेंसिव टेक्निक उसको इंप्रूव करते रहो और हम आपको बैक करते रहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इंग्लैंड का दौरा है, वेस्ट इंडीज उसके पहले जाने वाली है इंग्लैंड, और वो 25 प्लेयर लेके जा रहे हैं। उनके 3 प्लेयर ने मना कर दिया जाने से, डैरेन ब्रावो, हेटमायर और कीमो पॉल। पाकिस्तान में कल ही वसीम खान का बयान आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ, कि इट इज अप टू द प्लेयर्स, इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल दे कैन पुल आउट। आप कैसे देखते हैं सारा सिनारियो, बिकॉज ये इतना सिक्योर और बायो सिक्योर और पता नहीं क्या क्या बातें करके लेके जाने वाले टीम को, is it advisable at this stage to go and play a series in England? देखिए, बात सिंपल सी है चंद्रेश, कौन बुला रहा है आपको? England, बुला कौन रहा है? England Wales cricket board. रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, हम्म, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, अगर खुदा न खास्ता कुछ चीज होती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं ना हम्म, भाई, अगर आपको कोई एक गारंटी दे रहा है तो यू हैव टू टेक द वर्ड कि हाँ हम्म, भाई, इंग्लैंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपको गारंटीज दे रहा है और ये दे रहा है, तो ओब्लाइज करें। ठीक है, अब सारा ओनस के उनके ऊपर आता है। हम्म, जब उनके ऊपर ओनस है, उनको सारी तैयारी करनी है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करें कि कोई बंदा जो है इफेक्ट नहीं होता। हाँ, उसमें यह है कि पाकिस्तान की जो टूरिंग मैनेजमेंट होगी, उनको भी एसओपीज क्रिएट करना पड़ेंगे कि हाँ, हम्म, प्लेयर्स ने अपने बचाव के लिए ये चीजें करनी है। अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आपको गारंटीज दे दी है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी करते फिरो, आपने खुद भी एसओपीज बनाने हैं। सो अगर वो कह रहे हैं कि आप आओ, तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर आपको गारंटीज दे रहे हैं कि चीजें ठीक हो रही हैं और एनवायरमेंट ठीक है, ओब्लाइज देम। So, do you think हमारे मुल्कों में प्लेयर्स आर एबल टू एक्सप्रेस, जैसे वेस्ट इंडीज के 3 प्लेयर नहीं जा पाए, क्या हमारे मुल्कों में प्लेयर्स के पास वो एबिलिटी है कि वो एक्सप्रेस कर सके विदाउट फीलिंग इनसिक्योर अबाउट नॉट गोइंग ऑन अ टूर? यार मुझे बात बात बताओ कि अ, ये तो डर वाली बात है ना। हम्म, देखो, मैं वही बात बार बार कह रहा हूं कि एक बंदा, अगला क्रिकेट बोर्ड आपको अश्योरेंसेस दे रहा है, हम्म, ठीक है, अश्योरेंसेस दे रहा है, और आपने आपने उनके साथ जो भी है बातचीत करने के बाद, इफ यू आर 100% ओके, आप अपनी टीम भेजो। और उसमें अगर कोई प्लेयर थोड़ा सा रिलक्टेंट है, आपने उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है ना। देखो, हम्म, आपने ये बताना कि हमें ये सिक्योरिटीज आई हैं, हम्म, और ये आपका आपका प्रोफेशन है। आप जाएं, आप जाके खेलें, आपने प्लेयरों को कन्विंस करना है। देखिए, कई दफा होता है प्लेयरों को रेजर्वेशंस आती है, लेकिन इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन, हम्म, इसी को कहते हैं कि किसी को कंफर्ट जोन में लेके आना। ये हम्म, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ये आपको इसीलिए लगाया जाता है, आपको इसीलिए इलेक्ट किया जाता है कि आपने प्लेयरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जो जो स्पोर्ट्स के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। और अगर आप ये चीजें कन्विंसिंग नहीं कर सकते, यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। आखिरी सवाल आमिर भाई, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ डूइंग इन द फ्यूचर? क्या रोल देखते हैं आप अपने आप को? आपने बीच में आई थिंक कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की थी, आप कमेंट्री भी कर रहे हैं, आप शायद आगे जाके कोई और रोल भी करेंगे पीछे। व्हाट डू यू सी योरसेल्फ डूइंग इन द फ्यूचर एंड बीइंग एसोसिएटेड विद द गेम और अदर यार, वेज? ऑनेस्टली, मैं आई 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 लाइक टू गिव अ लॉट बैक टू द गेम। मैं आज तक करता आ रहा हूँ, क्वाइटली मैं करता भी रहता हूँ। बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स मेरे पास आते हैं टेक्निकल और दूसरी हेल्प्स के लिए, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। क्रिकेट ने हमें बहुत कुछ दिया है चंद्रेश। आज आप बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, इसका मतलब है क्रिकेट ने मुझे कुछ ना कुछ तो दिया ना यार। तो जब मुझे क्रिकेट ने दिया है कुछ, तो मैंने उसको रिटर्न भी करना है। अब रिटर्न आपने कितने वो क्वांटिटी में लेनी है, ये तो करता धरता का काम है। मैं तो करता रहूंगा। और मैं देखो, आफ्टर क्रिकेट मैंने कभी भी नहीं सोचा, कोई प्लान नहीं किया, जस्ट जस्ट जो भी चीज आई उसको स्ट्राइड में लिया, एंड आई स्टार्टेड टू मूव ऑन विद माय लाइफ। और जो चीजें जो मुझे करने की जरूरत होती है वो मैं करता रहता हूं।
एक आखिरी बात मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप अपने फैन से कहेंगे कि इस चैनल को देखें और आपका इंटरव्यू देखें इस चैनल में? इस चैनल का नाम है कव कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप ही अपने फैन यार से कहें कि चंद्रेश, आपका आपको कहलवाने की कोई जरूरत है? आपको इतने लोग देखते हैं यार, इतने लोग देखते हैं आपको। नहीं, बट आप आपको अपने फैंस कहलवाने को की कह सकते हो, आप अपने फैंस हाँ को कह हाँ सकते बिल्कुल। हो। मैं देखे, बात यह है कि जो अच्छी चीज है आपकी वो ये है कि यू डोंट गो फॉर कंट्रोवर्सीज एंड ऑल दैट। आप जो है वो जो पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछते हैं, और आई थिंक जो जो इस तरह के इंटरव्यूज हैं, मैं तो सबको कहूंगा कि आप देखें, और देखें उसको लाइक भी करें। और जब आप लाइक करते हो किसी चीज को, देखो एक तो आपको इंकरेजमेंट मिलती है, और इंकरेजमेंट के साथ साथ आप और अच्छा करने की जरूरत करते आप और अच्छा करने की कोशिश करते हो। तो मैं बिल्कुल सबको कहूंगा कि आपका चैनल जरूर देखें। थैंक्स अ लॉट आमिर भाई फॉर योर टाइम, थैंक रियली यू चंद्रेश, अप्रिशिएटेड। थैंक यू। हम आखिरकार कर पाए इंटरव्यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम सॉरी फॉर द डिले यार, आई एम No, सॉरी फॉर द not at डिले। all. Not at all, Amir bhai. Anytime I can wait for you forever. Thanks a lot, Amir bhai. थैंक यू, थैंक यू, Thanks a थैंक lot. यू। Yeah.